हेलो बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, सोशल स्टडीज़ की इस सीरीज़ में आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे। इस भाग में सौरमंडल एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। बाकी बचे हुए बिंदुओं को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का संबंध है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों से। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हेडिंग लगा लीजिए, सौरमंडल का अर्थ। सौरमंडल का अर्थ। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। अर्थात बच्चों, सौरमंडल विभिन्न आकाशीय पिंडों का एक समूह है जिसका मुखिया सूर्य है, और ये सारे आकाशीय पिंड आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारे न हों, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। तो बच्चों, इसका तात्पर्य हुआ कि सौरमंडल में एक सूर्य और इसके चारों ओर विभिन्न खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड विद्यमान रहते हैं। कोई अन्य तारा न हो, खगोलीय पिंड हो, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय पिंड। ऐसे पिंडों, ऐसे आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। इन्हीं आकाशीय पिंडों में से एक आकाशीय पिंड, जिसका मुखिया सूर्य नाम का एक तारा है, इसी में हमारा ग्रह, जिससे हमारा सीधा संबंध है, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी। अर्थात पृथ्वी जिस तारा समूह में, जिस आकाशीय पिंड के समूह में स्थित है, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, सौरमंडल की परिभाषा समझ में आई होगी। आगे यहाँ विभिन्न ग्रहों के नाम दिए हैं, हेडिंग लगा लीजिए, ग्रहों के नाम। पहला ग्रह हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह एक ठोस ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो विभिन्न प्रश्न यहाँ से मिल गए। सबसे पहले कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, पहला प्रश्न। दूसरा, यह एक ठोस ग्रह है। और अगला है, बुध सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो प्रश्न पूछा जाता है हमसे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? बुध। आगे देखते हैं, शुक्र। शुक्र, जिसे अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सूर्य से दूसरे नंबर का है। इस ग्रह पर जहरीली गैस का वायुमंडल है, जिसमें घने बादल हैं। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ से विभिन्न प्रश्न बन गए बच्चों। पहला प्रश्न, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो प्रश्न बनता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। सूर्य के दूसरे नंबर का तारा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न बनेगा, ग्रह शुक्र ग्रह पर जहरीली गैस का वायुमंडल है, यानी शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है, गैसों का आवरण जो है,
उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और यहाँ जो वायुमंडल कैसा है, जहरीली गैसों का है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है या सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यानी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। आप सभी जानते भी हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। धरती पर जल की मौजूदगी है, इसीलिए यहाँ पर जीवन भी पाया जाता है। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, हेडिंग लगा लीजिए मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर करोड़ों सालों पहले तक जीवन था। यानी बच्चों मंगल ग्रह कैसा ग्रह है, लाल रंग का ग्रह है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर करोड़ों सालों पहले जीवन था। अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह, अंग्रेजी में जुपिटर प्लैनेट कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो वहीं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बच्चों में कौन सा पड़ा, बुध पड़ा। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। इस ग्रह का नाम देवताओं के गुरु बृहस्पति पर रखा गया है। अगला ग्रह है शनि, हेडिंग लगा लीजिए शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों तरफ एक वलय रूपी संरचना है। यह ग्रह भी गैसीय है। शनि ग्रह बच्चों है, इसके चारों ओर एक वलय की पट्टी पाई जाती है और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है बच्चों अरुण, हेडिंग लगा लीजिए अरुण। यूरेनस अंग्रेजी में कहते हैं। अरुण ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है। यह सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में से एक है। यूरेनस ग्रह पर भी वलय है, लेकिन बहुत पतले होने के कारण दिखाई नहीं देता है। बच्चों यहाँ एक बात आपको नहीं मिली कि सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में से एक है। तो यहाँ बात आती है, बाहरी ग्रह अगर अरुण है तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं। यहाँ बात है बाहरी ग्रहों, तो केवल यही बाहरी ग्रह नहीं होगा, अन्य भी होंगे। तो यहाँ पर बच्चों बता दें आपको कि हमारे सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में से 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक और बाह्य ग्रह 4 यानी प्रारंभ के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रहों को पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रहों को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ बच्चों, अरुण ग्रह सौर मंडल के बाहरी ग्रहों में से एक है। तो बाहरी मतलब अर्थात ये बात यहाँ ये सिद्ध करती है कि सौर मंडल में कुछ ग्रहों को बाहरी यानी बाह्य और कुछ ग्रहों को आंतरिक कहा गया है। तो कुछ ग्रह में जो आंतरिक हैं वो 4 ग्रह हैं। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं।
इन्हें पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। और बाह्य ग्रहों में, बाहरी ग्रहों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह बाह्य ग्रहों की, बाहरी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि आंतरिक ग्रह में जो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल हैं, इन्हें आंतरिक ग्रहों के साथ पृथ्वी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन ग्रहों में सबसे बड़ी पृथ्वी है। और बृहस्पति ग्रहों, बाहरी ग्रहों को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी ग्रहों में, 4 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यूरेनस ग्रह पर भी वलय है, लेकिन बहुत पतले होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह माना जाता है। वरुण ग्रह भी गैसीय ग्रह है। आगे बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, सौरमंडल के प्रमुख उपग्रह। क्या? उपग्रह। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रहों और उपग्रहों की परिभाषा आती होगी। अगर नहीं आती है तो लिख लीजिए। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी तारे से प्रकाशित होते हैं, अर्थात उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जबकि उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह भी किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। उनमें से प्रमुख है, आगे देखते हैं। सौरमंडल के प्रमुख उपग्रहों के नाम अब तक करीब 166 ज्ञात उपग्रह हैं बच्चों। कितने हैं? 166 उपग्रह अपने ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है। अब इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह होगा जो इस ग्रह के चक्कर लगाएगा और साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएगा। तो ऐसी स्थिति वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इंसान मून पर कदम रख चुका है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ पर मनुष्य पहुँच चुका है। अगला है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति के चक्कर लगाता है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है, अर्थात गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बुध ग्रह से भी आकार में बड़ा है। अगला उपग्रह है बच्चों टाइटन। कौन सा? टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। इस उपग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है। अगला है यूरोपा। यूरोपा यह उपग्रह बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके तल में बहुत बड़ा समुद्र है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का अगला बिंदु जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ देखेंगे एक चित्र बना है। चित्र में आप देख रहे होंगे पृथ्वी का आकार। पृथ्वी की जो संरचना है बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपरी हिस्से को, ये इस हिस्से को भूपर्पटी कहा जाता है, यानी इसे स्थलमंडल भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मैंटल, क्रोड और आंतरिक क्रोड। आगे देखते हैं। पृथ्वी
को उसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इसको, भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। ये चित्र बना लीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। यहाँ बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों पर महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का यह भाग मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल के नाम से पुकारा जाता है या सियाल कहा जाता है। सिलिका की अधिकता पाई जाती है बच्चों और एल्यूमिनियम की। ये बच्चों चित्र है, इसे भी आप बना लीजिए। सबसे पहले आप बनाएंगे भूपर्पटी, चित्र बना लेंगे। ऊपरी हिस्सा भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड, फिर लास्ट में आंतरिक क्रोड। ठीक है, आगे देखिए मेंटल, हेडिंग लगा लीजिए। मेंटल, भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो अशांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। ज्वालामुखी में बच्चों जो लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? इसी भाग से निकलता है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। महासागरीय की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सिलिका या मैग्नीशियम कहा जाता है। अगली हेडिंग लगा लो बच्चों लास्ट में, क्रोड। भूकंपीय तरंगों के वेग से पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता मिलती है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाहरी क्रोड, आउटर क्रोड जिसे कहते हैं, कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर, इनर कोर ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300
मीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे फेरस का बना होता है, इसीलिए इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगला पार्ट अगले दिन पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और नोट्स अवश्य बनाते रहें, क्योंकि आगे चलकर ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सुविधा देंगे। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें।